Magnetic flux term is number of magnetic field line passing through an area. Okay, theta is the angle between magnetic field and area vector. And what is area vector? Has the magnitude equal to the area, but direction perpendicular to the plane. Okay, Weber SI unit. इस मेथड को हम यूज मिलेंगे. क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे, उस स्मॉल एरिया में निकालेंगे फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट आ जाएगा. एक डायरेक्शन से फ्लक्स अंदर जाएंगे और एक डायरेक्शन से फ्लक्स आउटसाइड आएंगे. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नेट जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये लिख लेना गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. लेकिन जब मैग्नेट यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो ये जो फील्ड लाइंस है जो आउटसाइड से जा रहे थे ये भी अंदर से जाना स्टार्ट होंगी. तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट में है. इनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. तो अगर हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना आता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बता सकते हैं. जिस रीजन से वो जनरेट हुआ है उसी का अपोज करेगा. क्लॉकवाइज करंट का मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब साउथ पोल. एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड. डॉट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड. तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से बाहर आता है मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्स कैसे चेंज होगा, देखो बी चेंज करो, ए चेंज करो, थीटा चेंज करो, तीन मेथड है ना. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो तो हो जाएगा, एरिया को चेंज कर दो हो जाएगा, थीटा को चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा. ये तो हो गया अंदर का रिलेशन. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर हम आउटसाइड बनाए तो क्या ग्राफ होगा, आउटसाइड अगर ध्यान से देखें तो 1/r, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, हाइपरबोला. ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर. ओके, तो हम यहां पर एक रॉड लेके चलते हैं, कंडक्टर लेते हैं. ये तो रॉड हो गया. कंडक्टर है तो ऑब्वियस बात है फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे. ठीक है, इस कंडक्टर को हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं. ओके, वी वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है. ये इसके दो पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. टोटल लेंथ है कंडक्टर का एल और रेडियस इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर. ओके, लेंथ इज एल एंड रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर. तो अब देखो इसको जब मेटल को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन साथ में मूव करेगा. तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं मेनली. अगर एक इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसका, है ना. क्या लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो वी क्रॉस भी होता है अपवर्ड, नेगेटिव है तो क्या होगा उल्टा डाउनवर्ड. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. नीचे जब शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर गैदर होंगे तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा. तो उससे क्या है इधर प्लस टू माइनस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और हम बोल सकते हैं ईएमएफ सेटअप हो जाएगा. तो वो ईएमएफ कितना होगा वो देख लेते हैं अभी हम, है ना. पहले हमने फोर्स देखा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन इधर गैदर हो गई. क्लियर है इतना. चलो अब देखो फर्स्ट का फॉर्मूला माइनस ई वी क्रॉस बी. इसमें अगर हम एंगल देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा माइनस ई वी बी. ये हो गया फोर्स. फोर्स पता लग गया हमें. फोर्स अगर हमें पता है, वैल्यू पता है फोर्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई लिखा था ना हमने. तो ई कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन क्यू करके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा एफ अपॉन क्यू. क्यू यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इससे डिवाइड कर दो. तो ये आ गया वी इंटू बी. इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ. दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, लेंथ एल. तो लास्ट में फाइनल हमारा फॉर्मूला है बी एल बी. ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. क्लियर है. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और एल वेक्टर ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इसमें यह याद रखना है हमें कि ये तीनों ही वेक्टर है. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लेंथ भी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर है. एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. ठीक है, तीनों वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहां पर हमें जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है किसी केस में तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, या ईएमएफ भी बोल सकते हो इसको. पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या ईएमएफ बोलो, मोशनल ईएमएफ. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा यहां पर ईएमएफ का वो हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा. अगर सपोज 90 का नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, तो जो भी एंगल होगा वो पुट कर देंगे हम. ठीक है,
याद ये रखना है इसमें कि एल वेक्टर और वी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर नहीं है तो किसी भी एक का कंपोनेंट लेके हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो थोड़ा समझा देता हूं मैं, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया कि मेटल जब रॉड मूव करेगा तो उससे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये प्लस है माइनस, और मैं बोल रहा हूँ ईएमएफ है। ईएमएफ तो बैटरी का होता है, तो क्या इसको मैं बैटरी के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इस रॉड को कर सकते हैं, इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया। और ये जो बैटरी है इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? इसका ईएमएफ होगा BLV। ओके, तो ये कंप्लीट सिस्टम को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ ड्यू टू मोशन। व्हाई ड्यू टू मोशन? इफ वेलोसिटी विल बी जीरो देन ईएमएफ विल बी जीरो। ठीक है, जब तक मोशन है तब तक ईएमएफ रहेगा, मोशन जीरो, मोशन रुक गया तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन समझ आया? चलो अब यहाँ पे दो चीजें देखना है हमें, एक तो देखना साइन थीटा का क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरा ये डायरेक्शन प्लस और माइनस के बारे में कैसे देखेंगे। ठीक है, देखो इधर सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया मैंने, रॉड ले लिया, मेटल रॉड, इसका एल इधर है, जो भी इसका लेंथ एल। ठीक है, और मूव ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पर मूव कर रहा है रॉड, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करेंगे हम? दो मेथड है, या तो एल का कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो एल के परपेंडिकुलर। किसी भी एक को हम कर सकते हैं ना। जिसमें एल को देखता हूं तो एल का कंपोनेंट इधर होगा क्या? एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा तो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। हमें कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इधर एल कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा? एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और एल साइन थीटा का लेंथ एल से थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी एल साइन थीटा इंटू वी। तो देखो यहां से क्या यही आंसर आया? BLV साइन थीटा। सेकंड मेथड वेलोसिटी का ले लो कंपोनेंट एल के परपेंडिकुलर, इधर तो हुआ वी कॉस थीटा और इधर हो गया वी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया वी साइन थीटा। इस बार हम लिख सकते हैं बी एल इंटू वी साइन थीटा। अगेन क्या यही आंसर आया? BLV साइन थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी और एल वेक्टर के बीच में एंगल कहीं पर भी थीटा एंगल दिखे तो डायरेक्ट यहाँ पर BLV साइन थीटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये मत सोचना कि है कि कोई किस वेक्टर के बीच में, किसी भी वेक्टर के बीच में हमेशा BLV साइन थीटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लेके चलते हैं हम पैरेलल अगर हुए तो याद रखना अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, बी वेक्टर वी के हो गया, या वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल हुआ, तो इन ऑल थ्री केसेस में ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया मैक्सिमम ईएमएफ, ये जनरल केस, और ये हो गया जीरो वैल्यू। जीरो कब होगा? ठीक है, कोई भी थ्री वेक्टर्स में तो थ्री में से दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ओके, जैसे यहां पर हम देखें सपोज मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। अब फोर्स ही नहीं लगेगा तो चार्जेस का यहाँ पर शिफ्टिंग होगा ही नहीं। शिफ्टिंग नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये थ्री केसेस है जो हमें याद रखना है, 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब है डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन का ये रूल है, हम क्योंकि ऑल थ्री वेक्टर्स हैं और एल वेक्टर याद रखना है, एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अगर टेढ़ा मेढ़ा दे दिया ना कुछ रैंडम दे दिया कंडक्टर, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। ठीक है, कहां पर लेना है वो बात है ना, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लॉ यूज में आता है, राइट हैंड में ये तीनों को परपेंडिकुलर कर देंगे, थंब को, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें पुट करना है एक एक वैल्यू वेक्टर का पुट करना है इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखे चलेंगे इधर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है सेकंड फिंगर है, ये सेकंड फिंगर डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब करंट का फ्लो देखो बैटरी के अंदर होता है हमेशा माइनस से प्लस। बैटरी के अंदर देखेंगे माइनस से प्लस होता है, मतलब लो टू हाई पोटेंशियल बैटरी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो क्या हुआ हमारा, ये वेलोसिटी, फर्स्ट हो गया वेलोसिटी वेक्टर, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, क्रॉस का मतलब अंदर, तो नेक्स्ट फिंगर कहां होगा? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा? करंट का डायरेक्शन। यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब इधर प्लस हो गया ऊपर और नीचे माइनस हो गया।
ठीक है। तो याद रखना जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ऊपर प्लस और नीचे माइनस। करंट का डायरेक्शन होता है बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, डायरेक्शन याद रखना है इसको। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, करंट नीचे इधर फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या हम इधर इसके बेसिस पे कुछ सर्किट के क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सॉल्व, सर्किट वगैरह बना के कर सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, देख लेते हैं अभी, ठीक है। पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि एक रॉड है, ये रॉड एक स्लिप हो रहा है मेटल वायर के ऊपर, मेटल वायर का ये रेजिस्टेंस है, इधर एक एमीटर लगा दिया, बताओ कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। रॉड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, रॉड का लेंथ दे दिया l, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस है R2। तो ये क्या होगा, मूविंग रॉड है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट होगा। तो इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, v करंट ऊपर नीचे प्लस ऊपर में, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस, ये सर्किट हो गया, निकाल लोगे आराम से, ठीक है। और ये ईएमएफ कितना होगा, BLV। तो करंट कितना होगा सर्किट में, करंट हो जाएगा ईएमएफ BLV लिख लो डायरेक्ट, ईएमएफ अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं हम, सीरीज में होगा ना करंट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर कोई बार पूछ लेते हैं कि बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एमीटर से करंट का पास क्या होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट में होगा, तो ऐसे देख लेना बस। वो पोलरिटी में, अगर पोलरिटी याद नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो पोलरिटी हमें याद रखना है, समझ में आ गया। पोलरिटी के लिए राइट हैंड में हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी भी सर्किट प्रॉब्लम में हम यूज ले सकते हैं कॉन्सेप्ट, क्लियर। फिर अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं हुआ, ऐसे हो गया, मान लो कि सपोज ये कंडक्टर है, आर रेडियस पे लूप दे दिया, आर रेडियस है इसका, ये जब मूव कर रहा है, तो हमें निकालना है ए और बी के बीच में ईएमएफ, किन दो पॉइंट के बीच में निकालना है वो इंपॉर्टेंट है हमेशा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में निकालना है, आर रेडियस है इसका। तो देखो ए और बी को डायरेक्ट मिला दो, देख लो लेंथ कितना है, हाफ सर्किल है तो 2r लेंथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एल वेक्टर और वेलोसिटी ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ हो गया बी लेंथ एंड वी, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप का कैलकुलेशन में यहां पर कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये समझ आ गया मोशनल ईएमएफ। और एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल हो रहा है, ये खुद दिमाग लगाना। ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, आर रेडियस करेंगे, ठीक है। ये एंगल क्वेश्चन में दे दिया है 60 डिग्री, आर रेडियस का रिंग है। ए और बी के बीच में बताओ कितना ईएमएफ होगा। फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, मोशनल की कंडीशन में BLV, बी मैग्नेटिक फील्ड, LV। बताओ एल और बी के बीच में, एल क्या है, एल वेक्टर होता है जिन दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है, टर्मिनल जो है, टर्मिनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो एल तो यहां पर 2r हो गया 2r। एल वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में देख लो एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला लगाएंगे BLV sin थीटा, है ना। यहां पर BL, एल हो गया 2r इंटू वेलोसिटी हो गया v, और इधर आ जाएगा sin 60, ये कैंसिल BRV, ये हो गया ईएमएफ। क्लियर। इस टाइप से हम इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड क्या है, कंपोनेंट ले लो, 2r का कंपोनेंट ले लो, इधर तो हो गया cos थीटा, वेलोसिटी के पैरेलल तो cos थीटा है, परपेंडिकुलर है sin थीटा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया 2r sin थीटा, पुट कर दो। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेना है हमें, तो ये लेंथ हो गया 2r sin थीटा, इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट ही कराता है कि अगर हम यहाँ पर और थोड़ा स्टडी करें, करंट निकालें, तो ईएमएफ तो हमने देख लिया, करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर, BLV अपॉन आर, ये करंट फ्लो होगा, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन नीचे गए थे तो इसका मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन ऊपर है। तो ये एक टाइप का वायर बन गया, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगता है ILB। तो ILB हम देख लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, IL तो ये हो गया, ठीक है, और B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एल वेक्टर इधर है, IL इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन IL इधर, B अंदर, तो फोर्स कहां लगा, इस डायरेक्शन में, और मोशन हो रहा था राइट साइड में। तो हमेशा याद रखना मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। जब भी हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो रॉड को थ्रो करने से वहां पर उसका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। कितना फोर्स लगना स्टार्ट होता है मोशन के अपोजिट, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं आई का इधर, ये आया B²L²V/R, ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस फोर्स से क्या होगा, ऑब्वियस बात है, इस फोर्स से क्या होगा, स्पीड का डिक्रीमेंट होगा। स्पीड का डिक्रीमेंट मतलब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। कितना रिटार्डेशन होगा, टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगा, वो सब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी फर्स्ट ये देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि रॉड कंटिन्यू चलता रहे विदाउट डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से, तो हमें इस फोर्स को हटाना पड़ेगा। मैं एफएम बोल देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। तो एफएम को कैसे हटाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोटर, एक मशीन या सोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, ठीक है। कितना एक्सटर्नल फोर्स, इसी के इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करने के लिए जो हम सिस्टम लगाएंगे वो कितना पावर डिलीवर करेगा, क्योंकि हमारा एम क्या है, V स्पीड से ही ये चलते रहना चाहिए। तो V स्पीड से चलते रहना चाहिए, फोर्स हम लगा रहे हैं, कितना पावर डिलीवर होगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है। इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो पुट करने का आएगा आंसर B²L²V²/R। अगर ध्यान से देखो तो BL भी तो EMF है, ये फॉर्मूला इसका मतलब B²/R ही है, E²/R। तो पावर कितना डिलीवर करना पड़ेगा सोर्स को, E²/R पावर डिलीवर करना पड़ेगा। पावर का मतलब वही होगा, रेट ऑफ गिवन एनर्जी, एक सेकंड में इतना एनर्जी देना पड़ेगा, E²/R एनर्जी, ठीक है। समझ आ गया, वॉट आ जाएगा इसका यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट इधर मैंने बोला था अभी कि स्पीड, अगर हम ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा। तो वो सब कैलकुलेशन अगर मान लो करना पड़ा तो कैसे करना है हमें, देखो क्या फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, वो चेक कर लो पहले, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखें तो फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो फोर्स को मैं लिख देता हूं MA, और ए को मैं लिख देता हूं dV/dt, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी होगा ना चेंज, ठीक है, इक्वल टू B²L²V/R। अब इसमें वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का टर्म ले लो, बाकी सब रिमूव कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। B²L²/mR इंटू dt, ये एक इनका रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल जो स्पीड था v था, फाइनल स्पीड कितना होगा, मतलब क्वेश्चन ये है कि टी टाइम के बाद कितना स्पीड हो जाएगा। तो फाइनल स्पीड में v डैश ले लेता हूं, फाइनल स्पीड हो गया सपोज v डैश, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद 1/v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा, इधर log आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, तो log v डैश अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा, इधर अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें। अच्छा एक बात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन वो और देख लेना, मोशन के अपोजिट है ना, तो रिटार्डेशन तो माइनस और लगा देना साथ में, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक ही बात है, माइनस है, तो इधर आया -B²L²/mR इंटू टी, क्लियर। लॉग को रिमूव करेंगे तो ई उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, v डैश इक्वल टू हो गया यहाँ पर v इंटू e⁻⁻ B²L²/mR इंटू टी। तो अगर ध्यान से देखें तो ये रिलेशन आ गया, v डैश इक्वल टू v e⁻⁻kt। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा वेलोसिटी, जितना भी इनिशियल वेलोसिटी था उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट का ग्राफ बना लो, ऐसा ये ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टी टाइम के साथ इस टाइप से डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ, v स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ गया सबको। इसी के साथ हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसको लिख दो ds/dt, अगेन इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टी टाइम के बाद डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। चलो इतना बात समझ में आ गया सबको, क्लियर है।
फिर इसी का मोशनल ईएमएफ के बारे में बात आता है, रोटेशनल ईएमएफ। नेक्स्ट है रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ में क्या होता है, हम कंडक्टर को रोटेट करते हैं। ये कंडक्टर था, हमने लिया था एक रॉड, इस पर इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रोटेट किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर इसके ईच पार्ट रोटेट होगा। सपोज मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये एलिमेंट ले लिया, तो अगर इस एलिमेंट को देखें तो ये छोटे सर्कल में रोटेट होगा। इसका स्पीड क्या होगा एलिमेंट का, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना दूर है एलिमेंट। तो यहां से मैं लेता हूं कि एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर है, एलिमेंट का थिकनेस है dx और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है सपोज x, ठीक है। तो ओमेगा स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी होगा v इक्वल टू आर ओमेगा था ना फॉर्मूला, उससे x ओमेगा आ जाएगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के मोशन से, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है मेटल, तो उससे क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा, थोड़ा सा छोटा एलिमेंट है ना, तो v लेंथ इंटू v, ये ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको टोटल ईएमएफ आ जाएगा। इसमें ओमेगा आउटसाइड आ गया, बी आउटसाइड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देना जो भी है, ठीक है। ये आ गया ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस। अगर कंप्लीट रॉड पे निकालना है, रॉड का लेंथ अगर एल है तो पुट कर देना इधर लिमिट, जो भी लिमिट है वो पुट करते जाओ, ईएमएफ आते जाओ। किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं, बस लिमिट पुट करते जाओ, ठीक है। तो इस टाइप के ईएमएफ को बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। क्लियर है। फिर इसी में होता है कि अगर एक मेटल डिस्क को हम रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से कट करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेंगे, इधर इसको भी कट कर रहे हैं। देखो मेटल क्या कर रहा है, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करके जा रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक मेटल डिस्क ले, ऐसा कॉपर का है सपोज, इसका रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो, तो इमेजिंग कर सकते हैं कि ये इसी टाइप के रॉड से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और क्योंकि सब रॉड पैरेलल में कनेक्ट है, तो ईएमएफ पैरेलल में सेम होता है, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना आएगा, लेंथ देखो रॉड का कितना है, रेडियस, तो आंसर आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहां से देखो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट का है ऊपर, ऊपर डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसका मतलब इधर प्लस और इधर माइनस, तो इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, बस डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला इजी है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओके। समझ में आ गया सबको। एक और एग्जांपल ले ले अच्छा था, चलो देखो, ये एक रॉड है, बीच से हमने इसको फिक्स किया और रोटेट कर रहे हैं मिडिल पॉइंट से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका लेंथ है एल, इस पार्ट का लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ओके। पहले इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी इस पार्ट का नीचे है, ठीक है। ये तो पॉइंट फिक्स है ना, यहां पर देखो, ये पार्ट को देखो, ये नीचे जाएगा ऐसे, ऐसे रोटेशन, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो वी बी, तो करंट इधर, तो इस पार्ट को अगर मैं ईएमएफ बनाऊंगा तो ऐसा जाएगा, ये ईएमएफ हो गया ई, ठीक है। सेंटर हो गया सपोज ओ, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, मैंने ए ओ पॉइंट बना लिया है ना। अगर इधर देखूंगा तो वेलोसिटी अपवर्ड होगा, वेलोसिटी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट इधर है, इस तरफ करंट है, तो इसका मतलब यहां पर सिंबल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस प्लस, तो इसी रोटेशन का ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ईएमएफ ई। अब मान लो क्वेश्चन बोलते हैं बताओ ए और बी के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी निकालो। तो अगर यहां पर देखें तो इधर ये जीरो है, इधर ईएमएफ ई है, इधर भी ई है, तो डिफरेंस कितना होगा, ई माइनस ई करोगे तो जीरो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ईएमएफ बिटवीन ए एंड ओ निकालो, ए और ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ई। इसी टाइप से बी और ओ के बीच में बताओ कितना आएगा, बी और ओ के बीच में वी बी माइनस वी ओ करोगे तो ई आ जाएगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं,
ठीक है, तो ये सब करना नोट डाउन अच्छे से। इसको बोलता है रोटेशनल ईएमएफ। क्लियर? करो। चलो अभी अपन देखेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि सपोज एक अगर कॉइल में हम फ्लक्स को चेंज कर दें, ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें अगर हम फ्लक्स को चेंज करें तो उस फ्लक्स के चेंज होने से जो इंडक्शन होगा, यहाँ पर इंड्यूस होगा करंट, ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होगा चेंज इन द फ्लक्स। तो यहाँ पर इसी कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। और अगर हम दो कॉइल को यूज में लें, सपोज ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें अगर हम करंट को चेंज करें और उससे अगर यहाँ पर इंडक्शन हुआ सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, देन इट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो टाइप से हम इंड्यूस कर सकते हैं ईएमएफ को, ठीक है, फर्स्ट हुआ सेल्फ, दूसरा हुआ म्यूचुअल। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन है फर्स्ट। तो यहां पर सपोज मैं एक सोलेनोइड से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ये एक सोलेनोइड ले लिया, सोलेनोइड को हमने यहां पर कनेक्ट किया स्विच के साथ और एक बैटरी, ठीक है। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा? स्विच को ऑन करते ही करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी इंक्रीज होगा। तो इफ करंट इंक्रीज देन फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीज, और फ्लक्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा देन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू इट्स ओन करंट, ओके, इन द सेटअप। या के समझ में सबको? अब यह है कि फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया था। एरिया है कॉइल का एरिया ए, और एन था यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। बी जो है, बी था मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब सर्किट में अगर हम करंट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो जो फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से जो क्रॉस करके जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। ओके, व्हेन करंट चेंज देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो चेंज। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर इसमें हम प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे तो इधर एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अभी जो हमने कांस्टेंट पढ़ा है सर्किट्स में, वो एक तो रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था और एक ये है सेल्फ इंडक्टर। तो ये जो ऑल थ्री एलिमेंट्स हैं, ये वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। ओके, ये भी इसी टाइप से डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ टर्न है, क्या साइज है, शेप है, एरिया कितना बड़ा है, मटेरियल क्या है, इन सब चीजों पे, ठीक है ना। देखो एल जो होगा, इसका हम यूनिट लिखेंगे हेनरी। एल का यूनिट हो गया हेनरी, एच से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट में मेजरमेंट करना हो तो मिली हेनरी, या उससे स्मॉल हुआ तो माइक्रो हेनरी। ओके, जनरली मिली हेनरी में होता है ये सब। ओके, अब यहाँ पर है फ्लक्स के बारे में। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो फ्लक्स भी एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं समझा दूंगा एग्जांपल से, ठीक है। चलो फर्स्ट फॉर्मूला समझना है सबको। नेक्स्ट फिर है कि अगर हम यहाँ पर करंट को चेंज करें तो फ्लक्स भी चेंज होगा। मतलब मैं करंट को चेंज कर रहा हूँ, डी आई बाई डी टी कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कहलाएगा ईएमएफ इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। दूसरा यहाँ पर जो हम फ्लक्स निकालते हैं डी फाई बाई डी टी, तो उससे माइनस से भी मल्टीप्लाई में यहाँ करना होता है, तो इधर भी माइनस आएगा। तो फॉर्मूला आया ईएमएफ का माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर करंट चेंज हो रहा है देन ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? ये दो इक्वेशन पे बेस्ड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले इस पे बेस्ड देखते हैं। मान लो सपोज क्वेश्चन दे दिया, इस सोलेनोइड का दे दिया, ठीक है। देयर इज अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड है, सिंगल सोलेनोइड दिया हुआ है यहाँ पे। इसके नंबर ऑफ टर्न है एन, लेंथ कैपिटल एल, एरिया कैपिटल ए। अगर रेडियस गिवन होगा तो एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे इधर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या करेंगे, एल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एल का मेथड है एन इंटू फाइव डिवाइड बाय करंट। ओके, अब करंट हम यहाँ पर पहले इमेजिन करते हैं, बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमने आई करंट इमेजिन किया, सोलेनोइड में आई करंट जा रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया, और बी की वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू हो जाएगा सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा। आई कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर आया म्यू नॉट एन स्क्वायर
एरिया डिवाइड बाय एल, दिस लेंथ। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ऐसा है सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। जो नंबर ऑफ टर्न हमने लिखा है इसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टेंस, एन स्क्वायर पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ये बताओ नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया तो क्या होगा, तो डबल कर देंगे हम, है ना। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के बारे में, स्मॉल एन के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे स्मॉल एन बन जाएगा। स्मॉल एन कैसे बनेगा, इसको हम एल स्क्वायर कर देते हैं और एक एल से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये एरिया इंटू लेंथ मिल तो जाएगा वॉल्यूम। तो फॉर्मूला है हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला वी नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन में यहां पर बोल दिया कि बताओ स्मॉल एन को डबल कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को डबल करोगे तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा, है ना। एक सोलनॉइड यहाँ पर सोलनॉइड है, उसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया, दो सोलनॉइड बना दिए इसके, ठीक है। अगर दो सोलनॉइड बनाएंगे तो देखो नंबर ऑफ टर्न हाफ हो जाएगा, लेंथ भी हाफ हो जाएगा। तो अगर इस केस में देखें तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ टर्न हाफ, लेंथ भी हाफ, तो सोल्व करके सेल्फ इंडक्टेंस हाफ आ गया, क्लियर है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तब क्या होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन अपॉन एल, एन हाफ एल हाफ, दोनों अगर हाफ कर देंगे तो स्मॉल एन कांस्टेंट रहेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट बना रहेगा, ओके। ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है। यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हमें ये अप्लाई करना है, और इसमें दिया होगा एरिया के बारे में, तो हमें ये अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। ये मैंने ओनली कैलकुलेट किया सोलवेंट के लिए, और कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने ये रिंग बनाया था, रिंग के लिए ले लेते हैं। चलो ये एक रिंग हो गया, ठीक है। इस रिंग में एन नंबर ऑफ टर्न है, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न है एन, और इसका रेडियस है रिंग का कैपिटल आर, ओके। हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट इमेजिन करना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। क्या है फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है एन फाइव को तो बी इंटू ए लिख देता हूं डायरेक्ट, डिवाइड बाय आई। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरी वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में म्यू नॉट आई एन आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, आई अपॉन 2 इंटू रेडियस, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये इसको एरिया लिख के भी छोड़ सकते हो, कैपिटल है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय आई कर देंगे, आई से कैंसिल आउट, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर पाई आर बाय 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए, रिंग के लिए आ गया। अब ये मत सोचना कि करंट हमें लेके चलना है, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है ना। देखो करंट है यहाँ पर, प्रीवियस फॉर्मूले में भी करंट नहीं था, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है करंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर, रेडियस पर, मतलब शेप साइज, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। और क्या हो सकता है डिपेंडेंसी, देखो जैसे सोलनॉइड है यहाँ पर, तो सोलनॉइड में अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंसर्ट कर दूं, ये यहाँ पर एक मैंने सपोज आयरन वगैरह रख दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या कोई भी दूसरा टाइप का सब्सटेंस रख दिया। 3 टाइप के होते हैं मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो क्या होगा उससे, यहाँ पर म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू आर टाइम्स, म्यू नॉट तो है ही, साथ में म्यू आर और आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर एयर फील्ड ले रहे थे तो म्यू आर का वैल्यू 1 था, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर 1 होता है, लेकिन अगर कोई मैग्नेट वगैरह पुट कर देंगे, तो रॉड पुट कर देंगे तो क्या होगा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। सपोज मैंने बोला कि एक रॉड पुट किया, म्यू आर 1000, तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ओके। क्लियर है, सब समझ में आ गया। मटेरियल का इफेक्ट क्या होगा, तो इस टाइप से मटेरियल रेडियस, नंबर ऑफ टर्न, शेप, साइज पे डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पे, ठीक है। समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का। चलो अब देखते हैं हम सेकंड फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो सेकंड फॉर्मूला में शो कर रहा है कि जो करंट में चेंज होगा, करंट में जब चेंज होगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और माइनस साइन का मतलब अपोज करेगा ये ईएमएफ, ठीक है ना। जैसे सर्किट मैंने एक लिया एक एग्जांपल बनाने के लिए, और इस सर्किट में यहां से सपोज एक सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल ले लिया, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में एल का वैल्यू दिया है सपोज 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी यहाँ पर एल का वैल्यू है, और इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये करंट का डायरेक्शन, करंट सपोज फ्लो हो रहा है यहाँ पर इस समय
2 एम्पियर। जब हमें कैलकुलेशन करना है उस टाइम पे करंट है सर्किट में 2 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन में कि करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर करंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, फ्लक्स तो रहेंगे लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होंगे, और चेंज नहीं होंगे फ्लक्स तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। ठीक है ना। तब तो कोई यहाँ पर जो इंडक्टर है उसका बिहेवियर एक शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाएगा, कोई अपोज नहीं करेगा इंडक्टर, तो इंडक्टर का बिहेव होता है शॉर्ट सर्किट, वह की तरह वर्क करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि करंट में चेंज हो रहा है, तो करंट में चेंज कैसे होगा वो भी देखना पड़ेगा। सपोज ये हो गया 20 ओम, और करंट में जो चेंज हो रहा है, सपोज करंट एज्यूम कर लेते हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो प्लस लगा देंगे। किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, सपोज इंक्रीज हो रहा है 100 या 10 लेते हैं, सपोज 10 एम्पियर पर सेकेंड, 10 एम्पियर पर सेकेंड रेट से इंक्रीज हो रहा है करंट। ओके। और यहां पर मैं इसको 100 मिली हेनरी लेता हूं। ये सब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। क्वेश्चन क्या है, वीएबी निकालो ये क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टर का बिहेवियर, करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंडक्टर इंक्रीमेंट का अपोज करेगा। बताओ कैसे अपोज करेगा, सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है ना करंट, तो इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है उसका अपोज करना है, किसका, इंक्रीमेंट का। तो इस करंट का अपोज कैसे करेगा, इंक्रीमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा। अगर करंट इधर डिक्रीज होता तो कैसे अपोज करता, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करता। ठीक है। तो कॉइल इंडक्शन किस टाइप से करता है, जिस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता है, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसी के सपोर्ट में कर देता है। ठीक है। दोनों चीजों का अपोज करता है, इंक्रीमेंट का भी और डिक्रीमेंट का भी। यहां पर मैंने क्या लिया है, प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, करंट इंक्रीज हो रहा है 10 एम्पियर पर सेकंड रेट से। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉइल ने अपोज किया, इधर करंट इंड्यूस किया। इस डायरेक्शन में अगर करंट इंड्यूस करना है तो बैटरी का पोलरिटी कैसा होना चाहिए, इसको हम ईएमएफ सोर्स एज्यूम कर लेंगे। क्या होगा ईएमएफ, एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का, है ना। लेकिन सिंबल देखना है क्योंकि ईएमएफ तो बैटरी होता है, दो सिंबल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस कहां लेंगे, तो हमें याद रखना है कि करंट इधर इंड्यूस होना चाहिए। इधर इंड्यूस होने के लिए बैटरी का सिंबल तो यही होगा, तभी तो होगा ना इधर इंड्यूस। तो ये कंप्लीट सिस्टम को रिमूव करके ईएमएफ लिख देंगे एल और डी आई बाई डी टी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है, पोलरिटी सबको समझ में आ गया। इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट का इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीमेंट का अपोज करेगा, किया क्रॉस, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। और बाकी जो सर्किट है रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हो गया, इधर है 20 ओम और इधर हो गया बी। अब क्वेश्चन था वीएबी निकालो, वीएबी निकालो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में बैटरी इमेजिन कर देंगे, वही किरचॉफ लॉ जो हमने पहले किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक बैटरी इमेजिन किया, केवीएल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो केवीएल अप्लाई कर देता हूं, सोल्व कर लेते हैं पूरा। मैंने इस टाइप से केवीएल अप्लाई किया। ठीक है। तो जो यहां पर हम शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं माइनस टू प्लस, तो माइनस टू प्लस शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव वीएबी। इधर देखो ध्यान से, प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस 1। या गया सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू आईआर, और देखना है हमें यहां पर इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट का फ्लो है, और हमारा रोटेशन भी इधर है, तो प्लस आईआर हो जाएगा। सॉल्व कर लो। आई था क्वेश्चन में 2 एम्पियर, तो ये सॉल्व करके आंसर आया 41 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 41 वोल्ट है। ये मैंने जब किरचॉफ लॉ बताया था उसमें बताया था कि सर्किट में रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, तीनों में ये यूज आता है किरचॉफ लॉ। ठीक है ना। यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी ईएमएफ की तरह वर्क करेगा, बैटरी की तरह। ठीक है। अपोजिट क्वेश्चन कर लोगे, इसी डायरेक्शन में सपोज करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट का अपोज कैसे करेगा, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा। सेम डायरेक्शन में इंड्यूस मतलब इस तरफ करंट जाना चाहिए, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट उधर जाने के लिए बैटरी का पोलरिटी क्या होना चाहिए, इधर प्लस और इधर माइनस, प्लस से निकलेगा करंट। ओके। चलो क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स को हम यूज में लेते हैं। ठीक है। ये हो गया एक प्राइमरी कॉइल जिसमें हमने करंट फ्लो करेंगे I1, नंबर ऑफ टर्न N1, एरिया A1, लेंथ L1। ओके।
सेकेंड हो गया टर्न, यहां पर ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न है N2, एरिया है A2, लेंथ है L2। क्लियर? यहां पर हम करंट को फ्लो करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट सेकेंडरी से ही पास होगा। तो सेकेंडरी से जो फ्लक्स निकलेगा, ये जो सेकेंडरी से जो फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्राइमरी के करंट पे, क्योंकि प्राइमरी में करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे तो इधर भी फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकेंडरी में फ्लक्स डिपेंड करेगा प्राइमरी के करंट पर। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्न N2 है तो ये आ जाएगा टर्म N2। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है उसको शो करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और इसका भी यूनिट हेनरी ही होता है। ओके, तो अगर हमें म्यूचुअल इंडक्शन निकालना तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या पार्ट पुट करना है हमें? सेकेंडरी में जो फ्लक्स है वो पुट करना है। अब देखो सेकेंडरी में फ्लक्स कैसे निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर। ठीक है, इसमें देखो फ्लक्स क्या आएगा, सोचो फ्लक्स क्या आएगा? बी इंटू एरिया। बी कौन है? बी तो इसका तो है नहीं, इधर तो करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो बी कहां से आया? प्राइमरी से आया बी, तो बी आएगा 1, और एरिया इसका A2, B1 इंटू A2। इस मेथड से हम फ्लक्स निकालते हैं, इसको हमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, सेकेंडरी में फ्लक्स कहां से आएगा? ड्यू टू प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सेल्फ एरिया। ओके, क्लियर? इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो उसमें एक काम आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हो गया कि हम करंट को चेंज करें तो क्या होगा? चेंज करेंगे तो ये जो फ्लक्स जा रहा है, ये फ्लक्स है सेकेंडरी फ्लक्स, ये चेंज होगा, सेकेंडरी फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर आ जाएगा ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू -M di1/dt। di1 मतलब प्राइमरी में चेंज जो हो रहा है करंट में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इसका देखते हैं हम एप्लीकेशन। ले लेता हूं 2 सोलवेंट, इन दोनों के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना आएगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा N2 Phi2। Phi2 क्या है? B1A2 डिवाइड बाय I1। नाउ व्हाट इज B1? B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। कितना होगा प्राइमरी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड? पुट कर दो इधर, N2 इंटू μ0 N1/L1 I1 A2 divided by I1 cancel out, so mutual induction will be μ0 N1 N2 A2 upon L1। ये दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ये जो सीक्वेंस है यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना, कि लेंथ कहां का लेना है हमें और एरिया कहां का लेना है, ठीक है ना। तो लेंथ तो हमें कहां का लेना है? प्राइमरी कॉइल का पुट करना है यहाँ पर, और एरिया पुट करना है हमें सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉइल, दोनों कॉइल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न वगैरह, ठीक है ना। समझ में आ गया? कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें टिपिकल कुछ नहीं है ना। और देखें एक दो एग्जाम्पल, नहीं तो है। चलो देखो यहां पर सपोज एक कॉइल है, इसका रेडियस है R1, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये होगा, ऐसे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं और मैं कॉइल को भी ऐसे ही पुट कर दूं तो कॉइल से फ्लक्स जाएगा या नहीं, ये सोचो जरा। ऐसे रखा है कॉइल, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएंगे ऐसे ऐसे, तो क्रॉस नहीं कर रहे ना इसको, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो अगर ऐसे कॉइल रखा है तब तो क्वेश्चन ही खत्म, म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही, है ना, फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने पर कुछ होगा या नहीं होगा तो बात की बात है, फ्लक्स ही 0 होगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अब हम पुट कर रहे हैं प्लेन पर, अगर प्लेन पर पुट करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया R2 रेडियस और इसका रेडियस हो गया R1। क्वेश्चन है इनके बीच में बताओ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक करंट इमेजिन करो किसी भी एक में, मैंने बाहर एज्यूम किया I1, ठीक है। इस करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम यहां पर पुट कर देंगे B1 में, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्न यहां पर नहीं है तो हटा देना, पुट करो मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर है तो म्यू नॉट I1/2R1 इंटू एरिया ऑफ द सेकंड। सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय I1। I1 से I1 कैंसिल आउट, तो म्यूचुअल इंडक्शन का आया फॉर्मूला म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1। इस फॉर्मूले से देखो हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर हम R2 को इंक्रीज करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा। देखो R2 को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, दोनों कॉइल पास आएंगे। इसको इंक्रीज करोगे ना, इधर कॉइल को इंक्रीज करोगे तो दोनों कॉइल पास आएंगे। R1 को डिक्रीज करोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा। R1 को डिक्रीज करने का मतलब बड़ा कॉइल का रेडियस कम करना, तो भी कॉइल पास आएंगे। तो डायरेक्ट याद कर लो कि कॉइल जब पास आता है तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होता है, कॉइल से अगर दूर जाता है तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाता है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया कैलकुलेशन का। डिपेंड किस पे किया, इनर रेडियस आउटर रेडियस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न होते तो इधर N1 N2 समथिंग और आ जाता है ना। मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। एयर है यहाँ पर तो म्यू आर देखो 1 किया हमने, कोई मेटेरियल होगा मेटल वगैरह तो म्यू आर का वैल्यू पुट कर देंगे इधर। ओके, तो अभी समझ में आ गया सबको म्यूचुअल इंडक्शन का कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे यहाँ पर बनता है कि जैसे दोनों में सेल्फ इंडक्शन हो म्यूचुअल इंडक्शन हो, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बनता है। di/dt की जगह I2 माइनस I1/t। इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनिशियल करंट इतना है, फाइनल करंट इतना हुआ 2 सेकंड में 3 सेकंड में, तो बताओ ईएमएफ कितना होगा। तो इस मेथोडोलॉजी से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये di/dt है। क्लियर, चलो देखो नेक्स्ट है इनका कॉम्बिनेशन इंडक्टर्स का। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। थ्री कॉइल्स हैं, सीरीज में लगा दिया हमने। इनके बीच में आपस में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हमें नहीं लेके चलना। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यहां पर सपोज नहीं हो रहा, 0 है, तो उस कंडीशन में यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, सबका एडिशन करते जाओ बस, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन ही प्रेजेंट हो, सेल्फ इंडक्शन तो है, अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी प्रेजेंट हो तो क्या होगा। जैसे मैं 2 कॉइल ले लेता हूं, ये 2 कॉइल हो गया। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है L1 L2, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है। तो हम देखेंगे फ्लक्स का क्या डायरेक्शन है। जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो करेंगे तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी सेम करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। तो सेम डायरेक्शन में अगर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है ना, जो इंड्यूस ईएमएफ वो ऐड कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर अगर हम देखो ईएमएफ, तो ईएमएफ अगर म्यूचुअल इंडक्शन 0 होता तो क्या होता, माइनस L1 di/dt। ओके, और अगर म्यूचुअल इंडक्शन प्रेजेंट है तो M दिया जाएगा यहाँ पे, माइनस M, तो माइनस में हो जाएगा प्लस M di/dt। ओके, इसी टाइप से सेकेंडरी कॉइल में अगर हम देखें ईएमएफ तो माइनस L2 di/dt। बताओ di/dt में सेम क्यों ले रहा हूं, सोचो जरा। देखो di/dt में सेम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसको प्रॉपर्टी होता है कि उसमें करंट या करंट में चेंजेस हो रहा है वो सेम होता है सर्किट में। ठीक है, सीरीज का प्रॉपर्टी क्या है, करंट सेम होगा, आई भी सेम होगा, di/dt भी सेम होगा। ठीक है, अब अगर मैं नेट ईएमएफ निकालू तो सीरीज में यहाँ पर डायरेक्ट ईएमएफ E1 प्लस E2 कर देंगे क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में। E1 प्लस E2 करोगे तो फॉर्मूले में L1 प्लस L2 आ जाएगा और इधर म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये जो फॉर्मूला है उससे हम यहाँ पे वैल्यूज वगैरह एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना, माइनस था ना इधर, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। नेट ईएमएफ हो गया E1 प्लस E2। तो फॉर्मूला है हमारा, सोल्व करके डायरेक्ट लिखूं इंडक्शन का, तो नेट सेल्फ इंडक्शन आया L1 प्लस L2 प्लस M प्लस M करोगे तो क्या हो जाएगा 2M। माइनस तो बाहर था ना, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस साइन। ये हो गया फॉर्मूला जब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं कि कॉइल का अरेंजमेंट इस टाइप से है कि दोनों में जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हुआ।
ऐसे गया करंट, इधर से आया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर इंड्यूस होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। अगर क्लैश कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर जो हम म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे उसमें क्या आएगा, इधर माइनस साइन आएगा, अपोजिट हो गया ना, तो माइनस साइन आने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर इधर प्लस करोगे तो इधर माइनस आ जाएगा साइन, बस ये डिफरेंस होगा। तो ये देख लेना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों करंट, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, -2m। अगर सेम डायरेक्शन में करंट ऐसा कुछ है तो +2m कर देना। और अगर कॉइल के बीच में गैप ज्यादा है, म्यूचुअल इंडक्शन 0 पुट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट रहता है एम और एल में रिलेशन। तो दो कॉइल के लिए ये रिलेशन होता है। ये का अभी तो एक फॉर्मूला पूछ लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए। L1 L2 हो गया सेल्फ इंडक्शन, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, K इंटू रूट ओवर L1 L2। K होता है कपलिंग फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि जो इन दोनों के बीच में प्राइमरी ये जो कॉइल है दोनों, इनके बीच में कितना अच्छा कपलिंग, मतलब कॉइल कितना पास है। जैसे मान लो कि एकदम ऐसा है अटैच, तो क्या होगा, इसके फ्लक्स डायरेक्ट सेकेंडरी में पहुंच जाएंगे, कपलिंग हो जाएगा 1। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट मैक्सिमम होता है 1। दूसरा हो गया कि कॉइल को मैं बहुत दूर कर दिया, या ऐसे कर दिया कि एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से पास नहीं हो रहे, टेंजेंशियली जा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में कपलिंग फैक्टर 0 हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल लेना यहाँ पर, सपोज ये सोलनॉइड है, सोलनॉइड एक ही है और सेकेंडरी सोलनॉइड ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड हो कैसे पास होंगे, ध्यान से देखो, है ना, ये जो एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से क्रॉस करके जा रहे हैं, दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स हो गया 0। क्योंकि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या हो रहा है, ये जो रिंग है ना, रिंग के एरिया के पैरेलल जा रहे हैं, ऐसे क्रॉस करके नहीं जा रहे, तो एरिया को जब क्रॉस नहीं करते तो फ्लक्स काउंट नहीं होता। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा सेकेंडरी में। ठीक है, समझ में आ गया सर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कॉइल्स को इस टाइप से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इनके बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है, जिस टोटल जो करंट आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2, जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम डिराइव करते हैं उसी टाइप से यहाँ डिराइव हो जाएगा। इधर जो L आएगा, इक्विवेलेंट L, वो हो जाएगा 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो प्लस 1/L3। इस मेथड से हम सेल्फ इंडक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, समझ आ गया। कॉम्बिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल लेके चल रहा है। ठीक है, यही जनरली पूछा जाता है इसमें। ओके, फिर यहां पर आता है, नेक्स्ट आता है एल और आर का कॉम्बिनेशन। एल आर सर्किट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इंडक्टर लिया हमने और रजिस्टर लिया, एल आर। ये हो गया स्विच, ये बैटरी हो गया, ईएमएफ है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट अचानक से इंक्रीज होगा। करंट जैसे ही इंक्रीज होगा 0 से, तेजी से इंक्रीज होगा, तो कॉइल क्या करेगा, इंक्रीमेंट का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा ईएमएफ। ठीक है ना, ये तो अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर क्या होगा, इंडक्टर मैक्सिमम अपोज करेगा, मतलब इंडक्टर यहां से करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो सर्किट में इस समय करंट जो होगा वो होगा 0। ठीक है, और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, लाइक ओपन सर्किट, लाइक ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट क्लोज सर्किट सबको याद आ गया होगा। कैपेसिटर में आरसी सर्किट पढ़ा था हमने, वहां पर अगर जब स्टेडी स्टेट देखते थे तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता था, फर्दर चार्जेस को स्टोर नहीं होने देता था, तो उस ब्रांच में करंट 0 हो जाता था। यहां पर स्टार्टिंग में 0 हो जाता है टी इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके बाद धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट हुए तो फ्लक्स में चेंज होना बंद, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई अपोज नहीं होगा। इंडक्टर कब अपोज नहीं करता, जब करंट मैक्सिमम हो जाता है एट स्टेडी स्टेट। टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम भी बोल देते हैं तो इसको, और इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोल देते हैं। व्हेन इंडक्टर इज इन स्टेडी स्टेट देन करंट विल बी, क्या होगा, करंट ये तो अपोज कर ही नहीं रहा है, मतलब ये तो वायर की तरह हो गया, तो E/R हो गया डायरेक्ट करंट। करंट हो गया E/R, और ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट होता है। ठीक है, फिर दूसरा था यहाँ पर कि जब ये करंट पास होगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड तो होंगे मैग्नेटिक फील्ड,
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना एनर्जी लिख लो, फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, जब आई करंट फ्लो होगा किसी भी एल इंडक्टर से तो इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अभी अगर बोले कि बताओ स्टेडी स्टेट में कितना होगा, तो आई का वैल्यू ई अपॉन आर पुट कर दो, इधर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पार्ट समझ आ गया। तो देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में करंट था 0 और अब हो गया करंट मैक्सिमम। इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा। और वैल्यू इसी टाइप का एक यूज में लिया था हमने आरसी सर्किट में कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाउ जो है टाउ होता है टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर। एल अपॉन आर टाइम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, इस टाइम पर सर्किट में जो करंट है वो 63.7% हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। 63 लिख देता हूं डायरेक्ट, 63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पर स्टेडी स्टेट में जो करंट है उसको मैक्सिमम करंट बोलते हैं। तो सर्किट में 63% करंट होने में जब टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। एल अपॉन आर से हम कैलकुलेट करते हैं उसको। ओके, चलो क्लियर हो गया सर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम यहाँ बैटरी को हटा देंगे। बैटरी को हटाया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होगी और हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब कंप्लीट हाफ एल आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि आफ्टर रिमूविंग द बैटरी इफ बोथ कनेक्ट टुगेदर देन इंडक्टर डिस्चार्ज हाउ मच हीट प्रोड्यूस, हाफ एल आई स्क्वायर। कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज होगा तो कुछ इक्वेशन लिखते हैं इसका, है ना। तो जब करंट डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग टाइम में जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। पहले तो करंट था मैक्सिमम, फिर इस टाइप से डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। ये ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। ओके, करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो इस टाइप से जो वैल्यूज है इसको हम लिख सकते हैं करंट में डिक्रीमेंट के। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एलआर सर्किट के लिए याद रखना है। अब अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो नेट आर पुट कर देना, 2 से ज्यादा इंडक्टर हो तो देख लिया सीरीज पैरेलल कैसे निकालना है, तो वो एल पुट कर देना, उससे कंप्लीट ये टाइम कांस्टेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आगे समझे सर्किट, उसको एलआर सर्किट बोलते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेट नहीं है, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है बस हमें। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना सब लोग। ठीक है, एक पार्ट और आता है ट्रांसफार्मर, वो एसी में भी आता है, अल्टरनेटिंग करंट उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है वो। तो अभी जो पार्ट है उसमें जो डीपीपी है वो सब लोग ट्राई करना अच्छे से। ठीक है, नीचे क्या क्या पार्ट है इसमें, अगर हम देखें ऊपर ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट था मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने देखा था वो था फैराडे लॉज, लेंज लॉ। फैराडे लॉ और लेंज लॉ में हमने देखा था कि जब फ्लक्स को हम चेंज करते हैं कॉइल के थ्रू, फ्लक्स जब चेंज होता है तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फिर ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अगर कॉइल क्लोज है, ओपन है तो ओनली ईएमएफ होगा। ठीक है, जैसे क्लोज होगा कॉइल तब उस कंडीशन में वहां पर करंट का भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और करंट जब फ्लो होगा तो वो जो करंट है वो अपोज करेगा मैकेनिकल मोशन का। ठीक है ना, मैग्नेट के पास आने का, दूर जाने का, इन चीजों का अपोज करेगा। कौन अपोज करता है, करंट अपोज करता है, ईएमएफ अपोज नहीं करता। ठीक है, तो जब करंट अपोज करेगा तो उस अपोज के कारण वहां पर जो मैकेनिकल मोशन है वो थोड़े चेंज होते हैं, वो लेंज लॉ हमने देखा था, है ना। तो इसके बाद फिर मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, ये सब चीज हम लोगों ने देखा। जो फॉर्मूला बेस्ड है उसमें ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था। एक तो लेंज लॉ के और देख लेता है एग्जाम्पल। ठीक है, देखो जैसे सपोज ये फ्रेम ले लिया अपन ने, ये कुछ फ्रेम है और इधर सपोज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ए बी, ये दोनों फिक्स है और ये दोनों स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया। चलो ये भी मूवेबल है, मतलब ये दोनों फिक्स है, 2 फिक्स हो गए। अब है कि बात यह कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी नॉट वेक्टर,
क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बी को अवे मूव करता हूं तो ए पे क्या इफेक्ट होगा। ये जो बी रॉड है, इस बी रॉड को मैंने अवे मूव किया तो ए रॉड पर क्या इफेक्ट होगा। ए रॉड अपने पोजीशन पे रहेगा, ए रॉड राइट साइड में जाएगा या ए रॉड लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या होगा वो हमें सोचना है। ठीक है, सोचो क्या होगा। जब हम इसको आगे मूव करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, डिक्रीज या इंक्रीज। फ्लक्स है ना यहाँ पर, क्या होगा फ्लक्स में, डिक्रीमेंट होगा। इसको अवे मूव करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, वही हमें सोचना है। डिक्रीमेंट होगा फ्लक्स में, ये इंक्रीमेंट होगा। इधर यहां पर भी ले लो, सपोज अगर हम यहां पर भी फ्लक्स ले लेते हैं, इधर भी ले लो फ्लक्स, तो इस रॉड को जब मूव करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बी रॉड को जब हम मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो कॉइल क्या करेगा, सिस्टम इंक्रीमेंट का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अगेन इस फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। अब इसको तो हम मूव कर रहे हैं तो ये तो वापस नहीं आ सकता, तो क्या होगा, ए इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि एरिया अगेन छोटा हो जाए। ठीक है, बी के मोशन ने क्या किया, एरिया को इंक्रीज किया, एक्सपेंड किया, और कॉइल क्या करेगा, इंक्रीमेंट का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अगेन एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। कैसे करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ए का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बी इधर जाएगा तो ए कहां जाएगा, ए भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, समझ आ गया सबको। इसी टाइप से अगर मैं बोलता हूं कि सपोज बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बताओ क्या होगा। बी अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, कॉइल अपोज करेगा डिक्रीमेंट का। कैसे करेगा अपोज, ए को इधर पुश करेगा जिससे कि एरिया अगेन बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ए का क्या मोशन होगा, ये मेनली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक सोलवेंट लिया, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अचानक हमने यहाँ पर इधर एक कॉइल रख दिया, हमने कॉइन ले लो, कॉइन, एक कॉइन रख दिया, मेटल का कॉइन वो रखा हुआ है। ठीक है, तो अचानक अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑन किया हमने, जैसे ऑन करेंगे क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होंगे, अचानक से होंगे इंक्रीज। तो यहां से जो फ्लक्स जाएंगे, इस ये जो कॉइन है, इस कॉइन से जो फ्लक्स जाएंगे वो इंक्रीज होंगे। कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अपोज ऐसे करेगा कि कॉइल की ये जो कॉइन रखा है हमने मेटल, ये मेटल फ्री है मूव करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा, जंप आउट। ठीक है, यहां से इस टाइप से जंप कर जाएगा। क्लियर, मतलब कि अगर बॉडी फिक्स है तब तो क्या होगा, वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट का फ्लो। लेकिन अगर बॉडी फिक्स नहीं है, मूवेबल है, तो फिर वो अवे चला जाएगा या फिर टुवार्ड्स आ जाएगा। दो चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे स्विच को ऑन किया करंट बढ़ेगा, करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होंगे। तो ये जो कॉइन ऊपर रखा है मेटल है, इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसका अपोज होगा, अपोज होने से जंप कर जाएगा। ठीक है, अब देखो मेटल सरफेसेस पे जो अपोज होता है वो अपोज कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेट को मूव करेंगे, ये मान लो कि एक डिस्क हो गया, जब मैग्नेट को हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इधर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे ऐसे। अब ये पूरा मेटल सरफेस है तो क्या होगा, कंप्लीट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है इसको बोलते हैं एडी करंट, इसको हम बोलेंगे एडी करंट। तो एडी करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि कंप्लीट सरफेस पे एडी करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसको मेजर नहीं कर सकते, एडी करंट को मेजर करना हार्ड है, टफ है। तो क्या उसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं या इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जो करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ईएमएफ अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो, करंट क्या होगा, करंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब मैग्नेट पास आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल पास आएगा तो इधर जनरेट होगा नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब रिपल्सन तो करेगा ही करेगा, है ना। तो रिपल्सन करने का मतलब क्या हुआ, ये जो एडी करंट है क्या करेगा, ये मैकेनिकल मोशन का अपोज करता है। मतलब कोई अगर मैग्नेटिक के बीच में अगर वाइब्रेशन हम करें तो वाइब्रेशन करने से फ्लक्स चेंज होगा बार बार, तो फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन है स्लो हो जाएंगे। मैकेनिकल मोशन का अपोज करता है एडी करंट। और एडी करंट प्रोड्यूस कब होता है, जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से क्रॉस कर दिया जाता है, सरफेस से। पहले हमने कॉइल देखा था, कॉइल में कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम थे क्योंकि मेटल सरफेस सरकमफेरेंस पे था। यहाँ पर कंप्लीट सरफेस प्लेट बना हुआ है, 2 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूट है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक साथ करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब एडी करंट का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इंड्यूस करंट। बस सिंपल सा बात ये है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर ये इस टाइप से जनरेट होगा, है ना।
अभी जैसे मैं सपोज यहां पर एक मैग्नेट लेता हूं, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों स्ट्रक्चर में मैं मैग्नेट को ड्रॉप किया। यहां पर क्या होगा, जब मैग्नेट नीचे आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, नॉर्थ के फ्रंट में नॉर्थ पास आ रहा है ना, मैग्नेट को पास आने का अपोज कैसे करेगा, नॉर्थ। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ओपन है ना, ओपन में करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो कैसे जनरेट होगा, नॉर्थ। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा प्लस माइनस, जो कि इसके मोशन का अपोज नहीं करेगा, तो जो मैग्नेट है वो नीचे गिरेगा जी एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, ये हो गया क्लोज लूप। अब क्या होगा, नॉर्थ पोल जैसे ही पास आएगा तो क्या होगा, इस टाइप से करंट सेटअप होगा कि इधर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पास आने का अपोज करने के लिए। तो यहाँ पर जो अपोज होगा उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया लेस देन जी। जैसे 9.8 नहीं होगा, सपोज 8 हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, होगा एक्सेलरेशन बट 9.8 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल अपोज करेगा इसके नॉर्थ के पास आने का। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम देखें तो सरफेस पर, अंदर जो सरफेसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे एडी करंट होंगे ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट, तो ये बहुत ज्यादा अपोज करेगा। इतना अपोज करेगा कि जो अंदर मैग्नेट जब फॉल करेगा इधर से, तो अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैग्नेट का सिलेंडर के अंदर 0 एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। जिस स्पीड से गिरता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां पे कांस्टेंट स्पीड हो गया, फिर दोबारा से एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आ गया तीनों में। यहाँ एडी करंट जनरेट हुआ है, यहाँ पर इंड्यूस करंट है, और यहाँ पर कोई करंट जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो हमारा लेंज लॉ था वो बेसिकली ये था कि जब यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस होगा तो वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो ये हो गया फेराडे लॉ, लेंज लॉ, और ये हो गया इसका एडी करंट के बारे में। ठीक है ना, सरफेस पे जनरेट होता है एडी करंट, ये सब याद रखना। तो इसके एप्लीकेशन में जैसे कि ये जो एडी करंट है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करने से यहाँ पर हम मेटल को मेल्ट भी कर सकते हैं, तो इंडक्शन फर्नेस में काम आता है। अब गर्म हो जाएगा, ये सिलेंडर गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम मैग्नेट को बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज करेंगे तो मैग्नेट गर्म हो जाएगा, ये मेटल जो सिलेंडर है गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल को हम मेल्ट कर सकते हैं इंडक्शन फर्नेस के हेल्प से। फिर दूसरा एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर के बारे में, कि जब गैल्वेनोमीटर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है, ऐसे स्केल के ऊपर रीडिंग शो करेगा। अब मैं इस करंट को अगर 0 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर ये बीच में आकर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में मोशन क्या होना चाहिए था, ऐसे वाइब्रेशन होने चाहिए थे, क्योंकि जो कॉइल है वो पिवोटेड होता है, ऐसे पिवोटेड कॉइल है, एक बार उसमें अगर रोटेशन हो गया तो छोड़ने के बाद वो वाइब्रेट होना चाहिए था। लेकिन साथ में क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉइल अरेंजमेंट होता है उस कॉइल में बीच में मेटल पुट कर देते हैं एडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे, करंट को हमने चेंज किया, तो उससे क्या होगा, इधर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अचानक से। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डिक्रीमेंट है उससे क्या होगा, इधर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और ये एडी करंट मैकेनिकल मोशन को रोक देगा। अगर ये एडी करंट नहीं होता, ये मेटल हम पुट नहीं करते, तो क्या होता, ऐसे वाइब्रेशन होते हैं और बहुत देर के बाद में धीरे धीरे जाके ये लास्ट में रुक जाता। ठीक है ना। तो पिवोटेड कॉइल हमने पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर, एमीटर कन्वर्जन, वोल्टमीटर कन्वर्जन, वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज में आता है कि बीच में हमें एक मेटल पुट करना होता है टू प्रोड्यूस द एडी करंट विच अपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। मतलब यहां पर वो डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है विच अपोज द वाइब्रेशंस। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन है एडी करंट के जो हमें याद रखने हैं। ठीक है ना। लॉसेस भी जनरेट करता है एडी करंट, जैसे ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं एडी करंट के कारण। ओके, सुन लगे सबको एग्जाम्पल। चलो इसके क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करो सब लोग। ओके।